नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। गाजियाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। पेपर वेरिफिकेशन के लिए उमड़ी है भीड़। धज्जियां उड़ी। बिहार के मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और वेरिफिकेशन के लिए रोका गया था। जिला प्रशासन और पुलिस के मुखिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। अधिकारी मौके पर नजर नहीं आ रहे। कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। श्रमिकों को ले जाने वाली बसों की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे। बसों के अंदर जानवरों की तरह डाले जा रहे हैं श्रमिक। गाजियाबाद से क्या लॉकडाउन खत्म हो गया है या फिर कोरोना बम फोड़ने की तैयारी में है यहाँ के अधिकारी? बस के अंदर जगह नहीं मिली तो बसों की छत पर ही लोग सफर कर रहे हैं। सीएम योगी लगातार सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं, लेकिन डीएम अजय शंकर पांडे, एसएसपी कलाधी नथानी मौके पर पहुंचे। रामलीला ग्राउंड में मजदूरों की व्यवस्था देखकर वापस लौट गए। अब सोचिए इसका जिम्मेदार कौन है? हैरत होती है और शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि कितनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है। कैसे लोगों के साथ में, उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद में फिर वहां से आंखें बंद कर फिर वापस लौट जाते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी का क्या? इस तरह तो ये सफर ट्रकों में भी कर रहे थे, फिर इन बसों की जरूरत इनको क्या थी? शिवम गौतम जुड़ रहे हैं हमारे सबसे ज्यादा जानकारी के साथ में। शिवम, बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं गाजियाबाद से। प्रशासन की घोर लापरवाही का खामियाजा गरीब मजदूर भुगत रहा है। देखिए, एक बड़ी लापरवाही गाजियाबाद जिला प्रशासन के सामने आई है। किस तरीके से, क्योंकि मजदूरों पे इस लॉकडाउन में दोहरी मार पड़ रही थी। एक तरफ रोजी छूट गई थी तो कहीं ना कहीं एक तरफ घर जाने की जल्दी थी, और उसी में क्योंकि लगातार लॉकडाउन का पालन हो रहा था, इसी को चलते मजदूर पलायन कर रहे थे। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्था भी करी गई ट्रेन और बसों द्वारा। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से इनके पलीता लगाया गया और जो मजदूरों को गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर इनकी थर्मल स्क्रीनिंग होनी थी और वेरिफिकेशन होना था। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा जो जमावड़ा था मजदूरों का वो लगा था। ऐसे में जरूरत थी कि जिला प्रशासन लाख उम्मीद करता और क्या नाम है, एक रणनीति के तहत यहाँ पे कार्य करना होता। हालांकि जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई। ना तो नहीं, सोशल डीएम एसएसपी डिस्टेंसिंग जब का यहाँ पालन पर हुआ मौके और पर पहुंचे, जब जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, उसके बाद व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती, तो ऐसे में सबसे बड़ी लापरवाही तो ऐसे बड़े अधिकारियों की बनती है। फिर उनकी इस लापरवाही का क्या, इस पर क्या कुछ जवाब था उनके पास में? देखिए, बड़ी लापरवाही जिलाधिकारी शंकर पांडे और एसएसपी कलानिधि नथानी की ये सामने आई कि वो न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद रामलीला ग्राउंड मौके पर पहुंचे तो सही, पर जब यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग बयान कर रही थी, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी नहीं और सीधा मेन गेट से बाहर की तरफ मुड़ गए। हालांकि जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना था कि मजदूर ज्यादा है और हमारे पास जितने भी लोगों की जो कैपेसिटी है वो बेहद कम है। तो कहीं ना कहीं जरूरत थी कि और लोगों की मैन पावर बढ़ाने की, कि ताकि जितने भी मजदूर हैं उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक आराम से पहुंचाया जा सके और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। एक बड़ी खबर और बेहद जो ब्रेकिंग है वो ये सामने आ रही है। कोविड-19 का जो एक आरोग्य सेतु ऐप है, उसमें 500 मीटर के दायरे में 2 कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट दिखाए गए हैं। हालांकि बड़ी लापरवाही जो जिला प्रशासन के सामने आई, क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट यहाँ पर सामने आए, तो क्योंकि लगातार मजदूरों का पलायन हो रहा है, तो वैसे एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है गाजियाबाद जिला प्रशासन मतलब की। कोविड-19 का कोई पेशेंट इन लोगों के आसपास में ही है? जी, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप केंद्र मंत्रालय का ऐप है। ऐसे में 2 आरोग्य सेतु ऐप पर कोविड-19 पेशेंट देखा जाना एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हालांकि कोविड-19 पेशेंट होने के बाद भी जब जिला अधिकारी से बात की गई क्या तो एक आपके तो लिए फोन अभी ये मुनासिब है कि आप फोन पर आरोग्य सेतु ऐप में जो सस्पेक्टेड लोग नजर आ रहे हैं या जिन पॉजिटिव लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपके लिए पॉसिबल है अभी वो दिखाना टीवी स्क्रीन पर, शिवम? देखिए, हालांकि कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। अभी जो तस्वीरें सामने आई कोविड-19 की, वो अभी मंजूर नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां पर नेट का इशू है यहाँ पर, और साथ ही बात करें तो अधिकारियों का जमावड़ा यहाँ लग रहा है। खबर चलने के बाद मौके पर एसपी सिटी, अच्छा, एडीएम सिटी आपके पहुंचे हुए आसपास हैं। में जो तस्वीरें हम चाहेंगे एक बार जरा वो तस्वीरें अगर आपके लिए मुनासिब है दिखाना तो आप जरूर दिखाएं। और अगर आपके लिए मुनासिब है लोगों से बातचीत करना जो यहाँ पर हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आप उनसे बातचीत की कोशिश भी कीजिए कि यहाँ पर उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। अधिक और जो यहाँ पर लोग ड्यूटी पर तैनात किए गए, जरा उनसे भी पूछिए इतनी अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? देखिए, जब हमारी बात यहाँ पर अधिकारियों से, तो उनका साफ तौर से कहना है कि डीएम और सीएमओ के अलावा कोई भी कैमरे पर सामने आने को तैयार नहीं है। हालांकि एडीएम से हमारी लाइव के दौरान बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर से कहना था कि ये गरीब तबके के मजदूर हैं, इन पर ना तो हम फोर्सली कुछ कर सकते हैं, ना ही ये समझने को तैयार है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। हालांकि बातचीत से भी समझाया जा सकता था। प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था करता, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बल्लियां लगाता, साथ ही मात्र 11 काउंटर यहाँ मौजूद थे, क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड है ये रामलीला ग्राउंड गाजियाबाद का। तो अलग अलग काउंटर बनाने चाहिए थे और बल्लियों के सहारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराना था। कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए मजदूरों पर ठीकरा फोड़ना
कहीं ना कहीं एक लापरवाही को दिखाता है। एक बड़ी लापरवाही गाजियाबाद के जिला प्रशासन की तरफ से कि इस तरीके का जवाब देना कि हम मजदूरों पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते, उन्हें फोर्सली नहीं समझा सकते, कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं को छुपाने के लिए इस तरीके के जवाब दिए जा रहे हैं। चलिए शिवम, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ये तस्वीर तो वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज हम कहां पर जी रहे हैं। और वहीं कांग्रेस पर सीएम योगी का हमला। कांग्रेस से बसों की सूची मांगी गई है लेकिन नहीं मिली। 1000 बसों की सूची कांग्रेस ने अभी तक नहीं दी। ओछी राजनीति और कलुषित राजनीति ना करे कांग्रेस के नेता। औरैया की घटना में एक ट्रक पंजाब से आया और दूसरा राजस्थान। दोनों ट्रकों से बिहार झारखंड के मजदूरों से पैसा वसूला गया। तब क्या कर रहा था कांग्रेस नेतृत्व? शोषण भी करेंगे, ईमानदारी भी दिखाएंगे। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये आरोप अब सीएम योगी की ओर से लगाए गए। देखिए, कल ही प्रियंका गांधी का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था और उस वीडियो में, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ऑफिशियली वो वीडियो ट्वीट किया था जिसमें वो अपील कर रही थी यूपी सरकार से कि हम 1000 बसें आपको देने को तैयार हैं, हमें अनुमति दीजिए। हमारी बसें तैयार खड़ी हैं और उन बसों के जरिए हम इन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना चाहते हैं। अब सीएम योगी ने हमला किया है कांग्रेस पर और कांग्रेस पर हमला करते हुए कांग्रेस से बसों की सूची मांगी गई लेकिन नहीं मिली। यह बात सीएम योगी ने कही है कि जिन 1000 बसों की सूची की बात कांग्रेस कर रही थी, वो 1000 बसें कहां हैं और सूची कहां है, हम मांग रहे हैं, हमें अब तक मिली नहीं है। ये ओछी राजनीति है कांग्रेस की। औरैया की घटना में एक ट्रक पंजाब से आया और दूसरा राजस्थान। दोनों ट्रकों से बिहार झारखंड के मजदूरों से पैसा वसूला गया। तब क्या कर रहा था कांग्रेस नेतृत्व? योगी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगेगी। शाम के 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर। बैठक के बाद जारी होगी गाइडलाइन। शाम 6 बजे योगी सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। लॉकडाउन 4 को लेकर होगी बैठक। चर्चा होगी हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन, रिटेल शॉप्स को खोले जाने पर चर्चा। इंटरस्टेट बस सर्विस की क्या रूपरेखा है, इस पर भी चर्चा होगी। दिल्ली से नोएडा आवागमन को लेकर भी हो सकती है चर्चा। कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। देखिए, गाइडलाइंस को लेकर यह बैठक हो सकती है और शाम के 6 बजे गाइडलाइंस को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो सकती है। आज गाइडलाइंस में क्या कुछ खास रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि अब चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका है। चौथे लॉकडाउन में राज्य सरकार क्या क्या रियायतें दे सकती है या फिर क्या क्या कड़ाई से नियमों का पालन करवाने की एक रूपरेखा तैयार की है, उस रूपरेखा के बारे में जानकारी साझा होगी शाम के 6 बजे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान। अलविदा और ईद को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अलविदा 22 को होगा और अलविदा के दिन भी लॉकडाउन का पालन करना है। जो लोग पहले से मस्जिद में हैं वहीं नमाज कर पाएंगे। ईद उल फितर 24 या 25 मई को होगा। घर से ही नमाज अदा करें, कोई भीड़ न लगाए, कोई किसी के घर ना जाए, ना ही किसी को इनवाइट करे। गरीबों के लिए दान करें ताकि उनकी ईद भी अच्छी हो। कोरोना के खात्मे के लिए अल्लाह से दुआ करें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ की तरफ से जमातुल विदा यानी अलविदा और ईद उल फितर के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें इस बात वजाहत की गई है कि चूँकि इस साल जमातुल विदा यानी अलविदा जो कि रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को होता है वो 22 मई को होगा और उस सिलसिले में भी सबसे यही अपील की गई है इस एडवाइजरी के ज़रिए से कि सब लोग लॉकडाउन का उस दिन भी पूरी तरीके से उस पर अमल करें जिस तरीके से पूरे रमज़ान भर अमल करते आए हैं। और जो लोग भी पहले से 4-5 लोग मस्जिद में रहते हैं वही जमातुल विदा की नमाज मस्जिद में अदा करें और बाकी लोग अपने घर पर ही अदा करें और पूरी तरीके से लॉकडाउन के उसूलों पर अमल करें। और ईद उल फितर नोएडा के डीएनडी बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया। बॉर्डर को सील किया गया है पूरी तरह से। दिल्ली से नोएडा आ रहे वाहनों को भेजा जा रहा वापस। इमरजेंसी वाहनों को ही मिल रही है एंट्री। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डीएनडी की। ये तस्वीरें हैं जहां पर लंबी कतारों को देखते हुए पूरी तरह से बॉर्डर को सील करना पड़ा। दिल्ली से नोएडा आ रहे वाहनों को भेजा जा रहा है वापस। इमरजेंसी वाहनों को ही सिर्फ एंट्री मिल रही है।
होगा कि शायद लॉकडाउन 4 का जो फर्स्ट डे है इसमें कुछ रिलैक्सेशन लिए गए होंगे, इसी के चलते लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आकर के ट्राई कर रहे हैं नोएडा की तरफ जाना। लेकिन बड़ा स्पष्ट कर दूँ, लॉकडाउन 3 के समय जो कंडीशंस थे वही कंडीशंस आज भी लागू हैं और उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए अगर कोई चेंज होता भी है उसके डायरेक्शंस हम लोगों को मिल जाएंगे साथ में, तो हम लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे। तब तक जब तक कोई नया डायरेक्शन नहीं मिलता है तब तक जो लॉकडाउन 3 के समय जितने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोग थे, जिन लोगों को पहले हम लोगों ने अलाउ किया केवल वही जा सकेंगे। लेकिन हमको लगता है कि एंटीसिपेशन में ऐसा लग रहा हो कि शायद आज अलाउ कर दें, इसी के चलते काफ़ी संख्या में लोग आ गए। हम लोगों ने सबको लॉकडाउन का चौथा चरण जो है स्टार्ट हो गया है आज से ही। और आपको बताते हैं कि इस समय हम नोएडा डीएनडी बॉर्डर पर हैं। जो आपको बताते हैं कि दिल्ली से आने वाले जितने भी लोग आ रहे हैं उन सब पे सख्ती कर दी गई है। जितने भी नोएडा के अंदर में बॉर्डर है उन सबको पूरी तरीके से सील कर दिया गया और जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबको जब ही एंट्री दी जा रही है जब उनको इमरजेंसी सुविधाएँ हैं। जो ऑन ड्यूटी वाली पहले की जो पासिस थे उनको भी नहीं भेजा जा रहा है। फिलहाल साफ तौर पे अगर किसी को इमरजेंसी है तभी भेजा जा रहा है। अगर कोई दिल्ली से वैसे ही निकल के आ रहा है तो उन सबको रोक दिया जा रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में कुछ लोगों से बात भी करेंगे। यहाँ पर भी है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम निर्मल है। सर कहाँ जा रहे हैं? मुझे गुड़गांव नोएडा 44 जाना था। क्या कह रहे हैं यहाँ बॉर्डर पे? ये कह रहे हैं नोएडा के डीएम का पास लाओ। इससे पहले भी आप अप डाउन करते रहते थे? 2 बार गया हूँ, इसके पहले ज़्यादा नहीं गया हूँ, लेकिन तब जाने दिया था। ये मैंने ID कार्ड दिखाया था, कंपनी का मेरा कार्ड है, तब जाने दिया था। अच्छा नहीं, आज क्यों रोका जा रहा है? आज कह रहे हैं हमें आगे से ऊपर से परमिशन है इसलिए हम जाने नहीं दे सकते, आप पास लाओ तब जाने देंगे। कहीं ना कहीं लॉकडाउन 4 तो जो है सख्ती से कर दी गई है। जिसके पास है उसी को भेजा जा रहा है। जो पहले अपनी कंपनियों के लिए निकला करते थे उनको नहीं भेजा जा रहा है। साफ तौर पर जितने भी लोग दिल्ली से आ रहे थे अब उनको वापस भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है पास लेकर आइए तभी आपको भेजा जाएगा। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। कौशाम्बी में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र से आए थे पॉजिटिव तीनों ही मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 13 हो चुकी है। कौशाम्बी में 2 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। सीएमओ पीएन चतुर्वेदी ने जानकारी दी है। महाराष्ट्र से आए थे पॉजिटिव तीनों मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ 13 हो गई है। अब तक कौशाम्बी में 2 लोग ठीक हो चुके हैं। सीएमओ पीएन चतुर्वेदी ने जानकारी दी इस बारे में। कौशाम्बी में अब तक 2 लोग ठीक हो चुके हैं। 3 लोग आए थे महाराष्ट्र, तीनों के तीनों पॉजिटिव थे। सीएमओ पीएन चतुर्वेदी ने इस बारे में जानकारी दी। देखिए लगातार जो महाराष्ट्र से लोग पहुंच रहे हैं वो सभी ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आशीष पांडे हैं संवाददाता हमारे साथ। आशीष, क्या अपडेट है? फिलहाल कौशाम्बी से 3 नए मरीज हैं और पुराने मरीजों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अभी आज के 3 मरीज का और कोविड-19 में पाया गया पॉजिटिव और अब संख्या बढ़ गई है, 13 हो गई है, जिसमें 2 लोग ठीक होकर के अपने वापस जा चुके हैं, जिसमें आज टोटल 11 लोग हैं जो पॉजिटिव हैं इसमें एक्टिव। चलिए शुक्रिया। और अयोध्या में दिन दहाड़े गोली चली है। प्रधान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। गांव पुलिस फोर्स तैनात है। कोतवाली इनायत नगर के ग्राम पलिया प्रताप शाह का मामला है। देखिए गांव में पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। अयोध्या की ये तस्वीर देख रहे हैं, रामनगरी का ये आलम है। कोतवाली इनायत नगर के गांव पलिया प्रताप शाह का मामला है। अयोध्या में दिन दहाड़े गोली चली, जिसके बाद आप तस्वीर देख रहे हैं चारों तरफ किस तरीके से यहां पर हाहाकार मचा है। प्रधान समेत 2 लोगों की मौत इस गोलीबारी के दौरान में हुई है। गांव में पूरे में पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। राघवेंद्र जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ अयोध्या से हमारे साथ। राघवेंद्र, एक तरफ लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के दौरान में गोलीबारी, फिर यहां पर मौत हो जाना और उसके बाद में भारी भीड़ का जुटना, पुलिस फोर्स की तैनाती। बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं आज दिन दहाड़े गोली चली है। प्रधान समेत 2 युवकों की
मौत हो गई है कोरोना लॉकडाउन में, जहां एक तरफ पूरी तरीके से शासन प्रशासन जो है लोगों से अपने घरों में रहने की बात कर रहा है, वही जैसे जैसे प्रधानी चुनाव सर पर आ रहा है, सियासत बढ़ रही है, लोग घर के बाहर भी निकले और बड़ी पंचायत होने की भी बात कही जा रही है। और पंचायत के बाद जो है काफी गर्मा गर्मी हुई और जो एक रनर प्रत्याशी रहा है उसके द्वारा वर्तमान प्रधान पर गोली चला दी गई और जवाब में दोनों तरफ से जब गोली चली तो आपस में ही दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और सबसे खास बात यह है उधर जिस तरीके से बात आ रही है सामने की, सांसद ने इस बात का अंदेशा पहले ही प्रशासन के संज्ञान में डाल दिया था और एक बड़ी घटना होने की जो है आशंका भी व्यक्त की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं से बड़ा संदेह देखने को मिल रहा है, प्रशासन का एक लचर रवैया भी दिखाई दे रहा है कि आखिर इतना बड़ा सांसद स्वयं जो है प्रशासन को आगाह कर चुके हो, उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई न हुई हो, बल्कि एक बड़ी दुस्साहसिक घटना आज देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं से जो है प्रशासन पर जो है सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। राघवेंद्र, ये गोलीबारी हुई क्यों? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि लॉकडाउन के दौरान में इस गोलीबारी की वजह है क्या और रामनगरी में कैसा पाप हो रहा है? देखिए पूजा, मैंने अभी आप बताया कि जैसे जैसे ग्राम पंचायत चुनाव बढ़ रहे हैं, सियासत आगे बढ़ रही है, प्रधानी का चुनाव सर पर ही है और लोग जो है फिर से प्रधानी चुनाव में हिस्सा लेकर के प्रधान बनने की होड़ लगी हुई है। तो ऐसे में लगातार जो है जो ग्रामीण क्षेत्र की दुश्मनियां होती हैं वो अपने आप पर चरम पर जिन होती है। चुनावों का और आपने जिक्र किया, इस वक्त लॉकडाउन के चलते जब एग्जाम तक नहीं हो पर तो चुनाव कहां से ही हो पाएंगे? अभी से ही इतना माहौल गर्म हो रहा है और इस बात की इत्तला पुलिस को पहले से कैसे नहीं लगी? गांव में जब चुनाव होता है तो पुलिस को पहले से ही वहां के माहौल के बारे में पता होता है, तो इस बार पुलिस भाप क्यों नहीं पाई कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा होने जा रहा है? देखिए पूजा, जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय सांसद ने जो है यहाँ के प्रशासन को आगाह कर दिया था, लोकल इंटेलिजेंस के लोगों ने भी आगाह कर दिया था, बावजूद अगर इतनी बड़ी घटना हो जा रही तो सवालिया निशानों का उठना जो है लाजिमी है। निश्चित तौर पर प्रशासन कहीं ना कहीं से इसमें लापरवाही दिखाई दे रही है और बड़ी कार्रवाई होने की भी आवश्यकता है कि अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रही, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक घटना इनायत नगर थाना क्षेत्र में हुई थी और इन दोनों घटना के अलावा भी पूजा मैं आपको बता दूं कि आज अयोध्या जनपद के ही महाराजगंज थाना क्षेत्र में भी एक हत्या का खुलासा कुछ इसी तरीके से अभी जल्दी होने जा रहा है। तो उसमें भी आशंका यही लगाई जा रही है कि पुरानी रंजिश ही कहीं ना कहीं से देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं से जो लगातार अयोध्या के हालात है वह सियासत की तरफ जो है गर्म होते नजर आ रहे हैं और लगातार जो हत्याओं का ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है वह कहीं ना कहीं से प्रशासन की लापरवाही को जरूर संदेह में डाल रहा है। राघवेंद्र, जानकारी के लिए। खबर अयोध्या से ही, एक साधु के साथ मारपीट, अयोध्या पुलिस ने सक्रियता दिखाई, वायरल वीडियो पर आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। हमले के बाद से साधु संत थे नाराज, एसएसपी और सीईओ की सक्रियता के चलते बड़ी घटना टल गई। चौकी प्रभारी मीरन घाट कैंट कोतवाली के कोतवाल पर अब गाज गिर सकती है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।